हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस, जिसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हुआ जैव प्रक्रम। इसी को दोस्तों लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम हमारे दैनिक जीवन में यानी कि सजीव के दैनिक जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या इंपोर्टेंस रखती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा जैव प्रक्रम, इसी को दोस्तों लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो सजीव में किस प्रकार के लाइफ प्रोसेस होते हैं जरा देखिए। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पहले ये समझ लीजिए पहले कि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, आप लोग को अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर, ये आप लोग को 4 चैप्टर इसी में पढ़ने के लिए मिलेगा जैव प्रक्रम। जैसे कि नंबर 1 आप लोग को मिलेगा सबसे पहला चैप्टर न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे उसी को, ठीक है। नंबर 2 आपको मिलेगा श्वसन, और उसके बाद परिवहन, और उसके बाद मिलेगा आपको उत्सर्जन। ये चारों चैप्टर इसी चैप्टर में आप लोग कवर करना यानी कि जैव प्रक्रम में, ठीक है। और आगे भी उसके चैप्टर है, समन्वय, नियंत्रण है, और बोल सकते हैं जनन भी है, ठीक है। तो ये हम लोग चैप्टर बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। तो 4 चैप्टर आप लोग डिस्कस किस में कीजिएगा? जैव प्रक्रम में यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, श्वसन जो चैप्टर यहाँ पे, श्वसन नहीं पोषण जो चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन, इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जैव प्रक्रम ये क्या है इसके बारे में। तो डिफिनेशन आप लोग जैव प्रक्रम को इस प्रकार दे सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी कि बचाव होता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वर्ड यहाँ पे बोला क्रिया। आखिर में सजीवों में यानी कि जीवों में किस प्रकार की क्रिया होता है जो बोल सकते हैं इसके दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, उसके बचाव के लिए होता है। जैसे कि देखिए सबसे पहला पोषण एक प्रकार के बोल सकते हैं ये क्रिया है जो सजीव में पर डे होता है यानी कि होते रहता है, ठीक है। ये क्रिया होते रहती है पोषण का। अगर ये नहीं रहे तो बोल सकते हैं सजीव एकदम अधूरा है, उसके बॉडी जो बोल सकते हैं बॉडी का एक भाग है न्यूट्रिशन, जो अगर कमी हुआ तो बोल सकते हैं जीव कभी वृद्धि नहीं कर पाएगा, वो किसी कार्य को भी नहीं कर पाएगा। तो ये इसका इंपोर्टेंट सा यानी कि ये इसका महत्वपूर्ण बातें रहा सजीव के बारे में, यानी कि पोषण नहीं यानी न्यूट्रिशन नहीं तो उसके वृद्धि और विकास संभव नहीं हो सकता। तो इसी के बारे में हम लोग कवर करने वाले इस चैप्टर में। तो देखिए दोस्तों, इसके डिफिनेशन की बात करते हैं पोषण की। तो पोषण हम लोग उसे बोल सकते हैं वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण कर यानी कि खाकर उनसे ऊर्जा प्राप्त कर अपने वृद्धि और विकास के लिए सक्षम बनाता है यानी कि उपयोगी बनाता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं यानी कि न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये है पोषण की परिभाषा, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड इसमें भी बोला पोषक तत्व के बारे में। किसके बारे में? पोषक तत्व के बारे में। तो पोषक तत्व को ज्यादा समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा पोषक तत्व, डिफिनेशन आप लोग को दे दी परिभाषा। अब यह पोषक तत्व समझिए। तो पोषक तत्व आप उसे बोल सकते हैं दोस्तों हमारे भोज्य पदार्थ में यानी कि सजीवों के भोज्य पदार्थ में जो तत्व पाई जाती है उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे? फिर से रिपीट कीजिएगा। हमारे भोज्य पदार्थ में जो तत्व पाई जाती है उसे पोषक तत्व कहा जाता है। तो सबसे पहले समझना आप लोग को भोज्य पदार्थ है क्या। जैसे कि दोस्तों सजीव ग्रहण क्या करता है, हम लोग खाते क्या है? तो खाते हैं क्या? चावल। इसी को भात बनाकर हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल से क्या मिलता है आप लोगों को? हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपको किस में से मिलता है? चावल में से। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर तेलहन चीज खाइएगा, इसे हम तेल लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इससे आपको प्राप्त होता है वसा। क्या प्राप्त होता है? वसा। यानी कि तिलहन चीज अगर खाएं, तेल पदार्थ खाएं तो क्या प्राप्त हुआ? वसा। अगर हम लोग दलहन चीज खाते हैं, क्या? दलहन जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब खाते हैं दलहन। तो ये सब खाने से एक तत्व प्राप्त होता है, उससे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ये हो गया प्रोटीन। अब इतना से ज्यादा बात नहीं करें, बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, तेल में वसा है यानी कि तिलहन चीजों में क्या है? वसा है, और दलहन में क्या है? प्रोटीन है। तो ये वर्ड है, ये बोल सकते हैं आपको पोषक तत्व हो गया, ये आपको भोज्य पदार्थ हो गया। तो बोलिए क्या डिफिनेशन कि हमारे भोज्य पदार्थ में, ये हमारा भोज्य पदार्थ हो गया, हमारे भोज्य पदार्थ में जो तत्व पाई जाती है उसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा, ठीक है। तो ये परिभाषा हम लोग देख लिए। अब पोषण के बारे में बात करते हैं। पोषण है क्या? इसी को क्या बोलते हैं आप? न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन मैंने दे दिया था, फिर से सुन लीजिए। वह विधि जिसमें जीव क्या करता है, पोषक तत्व ग्रहण कर उनका इस्तेमाल अपने वृद्धि और विकास के लिए सक्षम करता है, यानी कि उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे ये सब यूज कर लिया, बोल सकते पोषक तत्व ग्रहण कर लिया, उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगा, तो वो वृद्धि और कार्य के लिए क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो ये हो गया पोषण का डिफिनेशन। अब पोषण को हम लोग दो चरणों में पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार इसका है आपका ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। इसका दूसरा नाम है हेटेरोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉफ को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषण। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परपोषण। परपोषण। तो पहला हम लोग कवर करने वाले हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण है क्या, यानी कि हेटेरोट्रॉफ क्या है। तो दोस्तों आप लोग हेटेरोट्रॉफ उसे बोल सकते हैं वैसा पोषण या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता, स्वयं बनाता है, यानी कि स्वयं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या बोलेगा डिफरेंस, वैसा या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषण कहेंगे, यानी कि ऑटोट्रॉफ कहेंगे। अब इसका मतलब समझते हैं। ये जो इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों ऑटोट्रॉफ, ये एक्चुअली इसमें कुछ छिपा। जैसे कि देखिए ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं, किसके बारे में, ऑटोट्रॉफ के बारे में। तो ये बोलना चाहता है ऑटोट्रॉफ, ये जो बना है दो वर्ड से, कितने वर्ड से, दो शब्दों से। तो यहाँ पे लिखेगा ऑटोट्रॉफ, दो शब्दों से मिलकर बना। कितना शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये रहा इसके बारे में, ठीक है। आप लोग देख लिए कि ये कितने वर्ड से मिलकर बना, दो वर्ड से। ये पहली बात था। तो पहला वर्ड का नाम है इसका ऑटो। क्या बोलते हैं, ऑटो हो गया। दूसरा वर्ड का नाम है इसका ट्राफ। क्या बोलते हैं, ट्राफोस बोलेंगे या ट्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। ट्राफोस लिखिए, ठीक है, ट्राफोस बोलिए या ट्राफ, ठीक है। तो ऑटो का मतलब यहाँ पे जानेगा, ऑटो की अर्थ की बात करते हैं, ऑटो की अर्थ के बारे में। तो इसका अर्थ होता है स्वयं। क्या होता है, स्वयं, या लिखेगा खुद। आप लोग समझते हैं खुद से या स्वयं से, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया ऑटो का, स्वयं या क्या लिखेगा, खुद। नेक्स्ट बात लिखा है ट्राफोस। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, ट्राफोस का अर्थ होता है, अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है पोषण। क्या होता है, पोषण, यानी कि स्वयं से पोषण जो जीव करेगा उसे हम लोग स्वयं पोषण कहते हैं। ये रहा इसके बारे में, ठीक है। तो अब आगे देखिए दोस्तों, ऑटोट्रॉफ हो गया। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिकों के बारे में कवर करते हैं, स्वपोषण किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक, ठीक है। हरित लवक या इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये है क्या, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक उसे बोल सकते हैं पेड़ पौधा की पत्ती में एक विशेष रचना पाई जाती है, उसे हम लोग हरित लवक या क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट के बाद टर्म जो आपका है क्लोरोफिल है। क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का रंजक है। क्या है, रंजक कहने का मतलब होता है दोस्तों रंग यानी कि वर्ण। आप लोग को साइंस में मिलेगा वर्ण करके, ऐसे हम लोग थ्योरी में समझ सकते हैं रंग होता है। तो ये रंग जो है क्लोरोफिल एक्चुअली पेड़ पौधे में कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पेड़ पौधा के ये पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पे, पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो लिखना कैसे क्लोरोफिल का डिफिनेशन, पेड़ पौधा की पत्ती में, पेड़ पौधा के पत्ती के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्या लिखना है, पेड़ पौधा के
पत्ती के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पेड़ पौधा की पत्ती में पत्ती के लिखना, पेड़ पौधा की पत्ती के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसे ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन क्लोरोफिल का, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। नेक्स्ट बात आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे रंध्र, क्या बोलेंगे, रंध्र, रंध्र के बारे में, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ये है क्या, तो स्टोमाटा आप उसे बोल सकते हैं दोस्तों, पेड़ पौधा की पत्ती में जो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे जो छिद्र पाई जाती है उसे हम लोग स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। ये रहा इसके डिफिनेशन, ठीक है। तो डिफिनेशन आप लोग नोट्स करते जाना कॉपी में, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं इसी के बारे में, रंध्र हो गया, क्लोरोफिल हो गया। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यहीं पे समझ लो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस है क्या, तो डिफिनेशन आप लोग इस प्रकार लिखेगा, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज बनाती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। इसे आप लोग लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में डिफिनेशन है लेकिन बोल सकते हैं आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। तो अब इसके समीकरण के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लो, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इसे इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखना प्रकाश संश्लेषण की समीकरण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, क्या लिखना, रासायनिक समीकरण। तो देखिए किस प्रकार लिखना। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे CO2, क्या लिखें, CO2, और नेक्स्ट आपका है H2O। इसके बारे में डिस्कशन पहले कर लेते हैं, जरा देखना, इसे हम इरेज कर रहे हैं। हाँ, ये साफ हो गया। तो सबसे पहला जो आपको लिए यहाँ पे CO2 लिए, क्या लिए, CO2, और दूसरा क्या है, H2O। तो ये बोल सकते प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के ये कारक है, क्या है, कारक। तो पहला कारक का नाम क्या है, CO2, जो कहां से आया है, वातावरण से, ये भी बताएंगे आप लोग को। दूसरा क्या आपको, H2O, ये कहां से लिया गया है, पेड़ पौधे की जड़ से अवशोषित किया गया, संश्लेषित किया गया। अवशोषित बोल सकते, संश्लेषित नहीं। तो ये पेड़ पौधा की जड़ से आया, ये कहां से, वातावरण से आया। अब यहाँ पे पेड़ पौधा की पत्ती में एक वर्णक पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो ये क्लोरोफिल भी कहाँ रहता है, पेड़ पौधा की पत्ती उपस्थित रहता है। तो ये भी एक प्रकार के क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक कारक हो गया, ठीक है। ये दूसरा कारक हो गया। ये थोड़ा सा तिरछा लिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सही है। इसके नीचे हम लिख रहे हैं क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। आप लोग सही से लिखें क्लोरोफिल। अब यहाँ पे देखो, तीन कारक हम लोग जान गए, क्या, CO2, H2O और क्लोरोफिल। एक चौथा कारक का नाम है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं।
तो ये 4 कारक जब एक साथ मिलता है तो जो पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। इस पदार्थ का निर्माण हुआ, इसे क्या नाम दे रहे हैं आप? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब ग्लूकोज का बोल सकते इसमें पोषक तत्व जो पाया जाता है, इसमें याद रखिएगा ग्लूकोज में क्या पोषक तत्व पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखना है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये याद रखना। ग्लूकोज में क्या पाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो इसे बोल सकते हैं पेड़ पौधा क्या करता है? ग्रहण करता है भोजन बनाने के दौरान, इसको ग्रहण किया। जैसे कि हम लोग ग्रहण किए थे क्या? चावल में से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए थे, और दलहन चीजों में से प्रोटीन ग्रहण किए थे, और तिलहन चीजों से क्या ग्रहण किए थे हम लोग? वसा को। तो उसी प्रकार ये ग्लूकोज भी क्या ग्रहण कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। ये कब बना? जब ये चारों कारक मिला तब। अब यहाँ पे ये बनने के दौरान बोल सकते हैं इसमें से थोड़ी मात्रा में जल और यहाँ पे एक गैस उत्पन्न होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है कि O2। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। ये पूरा बोल सकते लिखिएगा तो ये आपका हो गया समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे समीकरण में, हाँ, यहाँ पे संश्लेषित करने की बात करते हैं तो यहाँ लगा दिया 6, यहाँ भी आपका है 12, यहाँ आपको 6। तो ये समीकरण पूरा हो गया। ये आप लोग को रासायनिक समीकरण में पहला पढ़ाएंगे आप लोग किस प्रकार ये संश्लेषित हुआ। अभी के लिए केवल लगा लो, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हो गया? 6। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक और छूट गया, O2 में भी लगाना आपको। ठीक है, यहाँ पे ये आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गैस क्या छूट रहा है? O2। ये हो गया इसके बारे में। तो ये पूरा समीकरण आप लिख देते हैं। तो ये बोल सकते हैं आपको 3 मार्क्स जो मिलने वाला है, आपसे ये बोर्ड में यही पूछेगा कि रासायनिक प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखिए या रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। इसी प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये पूरे को आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, ये तो 3 नंबर का सवाल हो ही गया आपको। ये प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए या समीकरण को लिखिए, लिख लेना है। इसे को क्या बोलना है? अभिक्रिया। अभिक्रिया। ओके, तो जो पहला कारक है यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग ये भी देता है कि प्रकाश संश्लेषण के कितने कारक होते हैं। तो लिखिएगा कारक के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के कारक। तो प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक होते दोस्तों। कितने? 4। ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो 4 कारक का पहला का नाम लिखिए आप CO2, इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका है H2O, ये आपका जल का सूत्र हो गया। किसका? जल का। नेक्स्ट आपका हो गया थर्ड सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश सूर्य से मिलता है, ये हो गया सनलाइट। फोर्थ आपका है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, ये रहा इसके बारे में। तो आप लोग सवाल यहाँ पे 2 बना लिए हम लोग। क्या बनाए कि प्रकाश संश्लेषण कितने कारक होते हैं? 4, H2O, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। और ये समीकरण आप लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके फिगर के बारे में। ठीक है, तो फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि देखिएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पत्ती हो गया। ठीक है, ये पत्ती हो गया। यहां पर देखिए, ये इस प्रकार हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये हो गया। तो अब यहां पे देखना है, यहां पे बीच वाला हिस्सा में यहां पे ये क्या हो गया आपको? क्लोरोफिल, यानी कि हरी पत्ता में हर जगह पाया जाता है। यहां पर ही स्पेशल लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में हम लोग क्या समझाएं? ये एक प्रकार का रंग है, रंजक है, जो बोल सकते हैं पेड़ पौधे की पत्ती को हरा बनाने में मदद करता है। तो ये वर्णक हो गया। ठीक है, पेड़ पौधे की पत्ती में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ला रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट को ला रहे हैं। किसको? सनलाइट। ठीक है, इसको
ये आपको सूर्य हो गया, आप लोग अच्छा से पारिएगा, ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा पत्ती पे, ठीक है, इस प्रकार आ गया। दूसरा ये क्लोरोफिल पत्ती में ही उपस्थित है। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाते हैं, ये आपका वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल, यानी कि वातावरण बोल सकते हैं वायुमंडल से। तो वायुमंडल से यहाँ पे से क्या आ रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ पे चला गया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वायुमंडल से। और एक और लास्ट आपका है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपको जाएगा H2O, ये आपको जमीन है, क्या है, जमीन, नीचे से जमीन के अंदर से क्या प्राप्त होगा, जल। तो जमीन के अंदर से जड़ के द्वारा, यहाँ पे जड़ लिख देते हैं, तो जड़ के द्वारा यानी कि जमीन से जड़ जो अंदर गया है उसमें से H2O को क्या करता है, बाहर लेके जाता है, यानी कि पेड़ पौधा की पत्ती तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे 4 कारक दोस्तों, कितना कारक, 4। तो यहाँ पे नंबर 1 H2O हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, इसको लिखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये हो गया। तो 4 कारक मिला तब ये प्रकाश संश्लेषण, ये बोल सकते हैं जो समीकरण था पूरा हो पाया, यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन बना पाया। तो अगर आप लोग को लिखने के लिए आया जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसे वर्णन कीजिए, तो क्या लिखना है, सबसे पहले परिभाषा लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले परिभाषा, और दूसरे नंबर पे ये समीकरण को लिख देना है, और तीसरे नंबर पे आप इसको पार सकते हैं। तो टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ 5 मार्क्स आप लोग का हाथ से जाने वाला नहीं है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पर क्वेश्चन आप हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, परपोषण। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा परपोषण, इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार लिखेगा, वैसा पोषण या पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा सटीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक और वर्ड हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे में इसका लिख लो पहले, ठीक ना, जैसे में लिखेगा अमरबेल, अमरबेल पौधा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मनुष्य, जीवाणु, जानवर आदि, ओके। तो ये सब जितना भी मैंने लिखा यहाँ पे, क्या ये सब पर पोषण में आते हैं एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल, अमरबेल पौधा के बारे में। ये क्या करता है, दूसरे पौधा पर लगकर ये भोजन को संश्लेषित करता है, यानी कि बनाने वाला कोई और है और खाने वाला ये रहता है। तो ये हो गया आपको परपोषण, ठीक है। तो ये स्वयं से अपना भोजन नहीं बनाता है, यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया और उसमें से ये लग जाता है उसी पर, वो जो बनाता है पेड़ अपना बनाता है, वो उसमें से ये क्या करता है, उसमें से उसको संश्लेषित करता है, यानी खाता है। तो ये हो गया पर पोषण। मनुष्य भी क्या करता है, अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता है। और जीवाणु हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, और बोल सकते हैं जीवाणु जितने बोल बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, सब इसमें आप लोग लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पर पोषण। अब हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पढ़ लेते हैं, पर पोषी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, परपोषी। ये परपोषी है क्या, इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ये है क्या, तो दोस्तों ये डिफिनेशन जरा देखिए, परपोषण, ये परपोषी में थोड़ा सा अंतर समझिएगा, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट समझने के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या समझाए कि सजीव क्या कर रहा है, भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर, दूसरे पेड़ पौधों पे क्या कर रहा है, निर्भर रह रहा है, उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, परपोषण। यानी कि ये विधि हो गया, क्या हो गया, विधि। इस विधि में क्या करता है जीव,
दूसरे जीव जंतु से भोजन को प्राप्त करता है यानी कि निर्भर रहा तो उस पर उसे परपोषण कर रहे हैं। लेकिन परपोषी किसे बोल सकते हैं? तो परपोषी आपका क्या हो गया? अमरबेल, मनुष्य, जीवाणु, ये जानवर। अब इसका डिफिनेशन जरा सुनिए, ये कैसे हो सकता है? बोल सकते हैं वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहते हैं। अब क्या बताओ, ये अमरबेल का जो पौधा है ये दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं है, दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर नहीं है, ये दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर है, इसलिए इसको बोलेंगे परपोषी। मनुष्य भी क्या होगा? परपोषी। जीवाणु भी क्या होगा? परपोषी। जानवर भी क्या होगा? परपोषी। यानी कि खाना के लिए, भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहना ही हम लोग क्या कहलाएंगे? परपोषी कहला सकते हैं। यानी कि सभी जीव क्या कहलाएगा? परपोषी। ओके, ये रहा इसके बारे में। अब यहाँ पे हेटरोट्रॉफ जो इसका इंग्लिश वर्ड है, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं हेटरोट्रॉफ के बारे में। तो यहाँ पे लिखना हेटरोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफ जो है दोस्तों, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना। कितने ग्रीक शब्द से? दो ग्रीक शब्द से। पहला का नाम है, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब यहां पे दो वर्ड क्या है, पहला देखिएगा। पहला का नाम है हेट्रो। क्या नाम है? हेट्रो। और दूसरा का नाम है ट्राफोस। क्या बोलते हैं? ट्राफोस, हेट्रोट्रॉफ्स। अब यहां पे इसका अर्थ, हेट्रो का अर्थ होता है, हेट्रो का अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न, यानी कि अलग, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं पर। क्या बोलना है? पर। या इसी को बोलेगा विषम। क्या बोलना है? विषम। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? हेट्रो का अर्थ भिन्न, पर या विषम। तो इसका अर्थ हो गया यानी कि दूसरे पर डिपेंड। दूसरे पर डिपेंड यानी कि स्वयं नहीं। तो ये हो गया दूसरे पर निर्भर, हो गया स्वयं नहीं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, इसका अर्थ की बात करते हैं ट्राफोस को। तो ट्राफोस का अर्थ होता है यहां पे पोषण। क्या होता? पोषण। यानी कि पोषण के लिए अगर दूसरे पर निर्भर रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? परपोषण। क्या बोल सकते हैं? परपोषी। परपोषी नहीं बोलेंगे, परपोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, ट्राफोस हो गया, हेट्रो हो गया, अर्थ हो गया। तो यानी कि भोजन के दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा उसे हम लोग परपोषी कहेंगे। और ये पूरे क्रिया को क्या बोलना है? परपोषण। यानी कि जिसमें ये क्रिया हो रहा है, यानी सजीव अपना भोजन जिसमें बोल सकते दूसरे जीव से ग्रहण कर रहा, उस पूरे क्रिया को बोलना क्या? परपोषण। लेकिन जो जीव बोल सकते ग्रहण कर रहा है जिस जीव से, उस जीव को क्या बोलना है हम लोग? परपोषी कहेंगे। अब ये उसी के बारे में अर्थ इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं परपोषण के। अब हम लोग परपोषण के प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? परपोषण के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। परपोषण के प्रकार। ये परपोषण के प्रकार है क्या? तो दोस्तों अभी मैंने आप लोग को बताया परपोषण के बारे में। अब उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रकार आपका है परपोषण का परजीवी पोषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परजीवी पोषण। उसके बाद मृतजीवी पढ़ेंगे। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इसी को इंग्लिश में आप लिखेगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा सुनिए। तो परिभाषा आप लोग इस पर लिखिएगा, परपोषण की वह विधि, यह परपोषण का ही प्रकार है। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है यानी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ऐसा कौन सा जीव है जो बोल सकते दूसरे जीव के संपर्क में भोजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के बालों में क्या रहता है? जूं, जिसको हम लोग ढील कहते हैं। तो ये क्या करता है? जूं बोल सकते हमारे बालों में रहकर हमारे बोल सकते सिर से यानी कि हेड से
खून को क्या करता है, चूसता है। तो ये बोल सकते हैं हमेशा के लिए रहता है, या बोल सकते हैं निकाल भी सकते हैं इसको। तो ये टेम्परेरी है, बोल सकते हैं अस्थाई भी है और अस्थाई भी है। तो ये हमारा बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल क्या हो गया, परजीवी का पोषण का एग्जाम्पल हो गया ये, क्योंकि दूसरे जीव के शरीर में रहकर ये पोषण को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट आपका है अमर बेल। ये पौधा को जरा गौर से देखिए, अमर बेल पौधा जो है ये तो कहने का पौधा है, लेकिन ये खुद से स्वयं से अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता, इसलिए बोल सकते हैं ये परजीवी कहलाएगा, क्योंकि ये दूसरे पेड़ में लगकर अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं, परजीवी। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार खटमल। खटमल, तो खटमल में बोल सकते हैं खाट वगैरह में ये सब होता है। ओके, तो ये खटमल भी बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति सोता है तो उसके खाट में रहता है, तब ये बोल सकते खून चूसने का कार्य करता है। तो ये किसी व्यक्ति को संपर्क में रहकर अपने भोजन को क्या किया, ग्रहण किया, यानी खून को चूसा, तो ये क्या हो, खटमल परजीवी कहलाया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, परजीवी पोषण ये जो कहला रहा है खटमल ये सब, लेकिन इस जीव के एक नाम देंगे परजीवी जीव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परजीवी। पर पोषण ये पूरा क्रिया में हो रहा है, लेकिन ये पूरा क्रिया में क्या कर रहा है, पर पोषण, लेकिन ये इसको क्या बोलेंगे, परजीवी जीव, क्योंकि ये दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, इसे परजीवी जीव कह सकते हैं आप लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे और एग्जांपल देखिए, जब बोल सकते हैं कि मक्खी यानी कि मच्छर बोल सकते हैं, मच्छर हमारे पैर हाथ कहीं पे बैठ जाता है, वो खून चूस कर बोल सकते वहाँ से उड़ जाता है, तो बोल सकते भोजन प्राप्त किया और फिर वहाँ से उड़ गया, यानी कि संपर्क में आया, संपर्क में मच्छर आया और फिर चूस कर खून बोल सकते वहाँ पर से उड़ गया, तो भोजन प्राप्त करके फिर वहाँ पे क्या हुआ, हट गया। तो ये खटमल को बोल सकते, मच्छर को भी बोल सकते आप क्या, परजीवी। और एक आपको और होता है जिसे हम लोग जोक कहते हैं, क्या कहते हैं, जोक। ओके, तो ये क्या करता है, किसी जानवर में बोल सकते हैं लटक जाता है, या बोल सकते कभी कभी मनुष्य में भी लटकता है, तो लटक कर बोल सकते खून को चूसता है थोड़े समय के लिए और फिर बोल सकते हैं हट जाता है, तो ये बोल सकते हैं, ये इसे क्या बोल सकते हैं, परजीवी। तो उसे भी हम लोग लिख रहे हैं जोक जिसे कहते हैं। ओके, तो ये रहा परजीवी के बारे में। अब हम लोग इसी के थोड़ा सा परजीवी जीव के बारे में हम लोग देख लेते हैं, परजीवी जीव है क्या। परजीवी जीव, अभी हमने देखा परजीवी पोषण, ये परजीवी जीव को जरा देखिए। तो परजीवी जीव आप उसे बोल सकते हैं, वह जीव जो बोल सकते दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे परजीवी जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और जोक लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका प्रकार नहीं, इसी को थोड़ा सा हम लोग फाइंड करते हैं। ये पैरासिटिक शब्द जरा देखिए, ये किन किन शब्दों से, पैरासिटिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना। पैरासिटिक शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं, पैरासिटिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, उसका नाम जरा देखिए। पहला का नाम है दोस्तों आपका, पहला का नाम आप लोग लिख सकते हैं पारा, क्या ना लिखिएगा, पारा। और पारा का अर्थ यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, पारा का अर्थ है, पारा का अर्थ की बात करते हैं तो पारा का अर्थ आपका हो जाए पास, क्या बोलेगा, पास। और इसी को बोल सकते हैं आप या नजदीक, क्या बोलेगा, नजदीक, नजदीक, या इसी को बोलेगा पासर्व, क्या बोलना है, पासर्व, ये संस्कृत वर्ड हो गया। अब यहाँ पे पास यानी कि नजदीक का यहाँ पे छूट गया, नजदीक, या क्या बोलेंगे, पासर्व, यानी कि पास से भोजन जो रहकर भोजन को प्राप्त करे उसे क्या बोलेंगे, परजीवी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक का दो अर्थ, पहला हम लोग देखते हैं पारा, दूसरा ये जो शब्द है, दूसरा जो ये बना पैरासिटिक, उसका नाम है साइटोस, क्या नाम है, साइटोस, यानी कि पारा और साइटोस मिलकर किसका निर्माण किया, पैरासिटिक का, पैरासाइटोस। तो ये वर्ड का अर्थ क्या होता है, तो ये वर्ड का अर्थ आप लोग लिखिएगा पोषण, क्या होता है, पोषण, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे पोषण यानी कि पास से यानी कि नजदीक से पोषण को प्राप्त करे, उसी को तो बोलते हैं पैरासिटिक, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, परजीवी पोषण। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा सेकंड प्रकार में चलते हैं। तो सेकंड आपका प्रकार है दोस्तों यहाँ पे मृत जीवी, क्या बोलेंगे, मृत जीवी।
तो यहाँ पे फर्स्ट प्रकार हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सेकंड प्रकार, मृत जीवी। मृत जीवी, तो मृत जीवी का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं। मृत जीवी पोषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। ओके, ये है क्या? तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग उसे बोल सकते हैं वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव सड़े गले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। फिर से रिपीट कर सकते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से अपने भोजन को ग्रहण करता है, इनके प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। तो ये रहा मृतजीवी पोषण का डिफिनेशन। जैसे में लिख सकते हैं आप लोग जीव का नाम, जैसे में कवक, बैक्टीरिया, हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आदि। तो ये सब क्या करता है? जीव, ये सब सूक्ष्म जीव क्या करेगा? बोल सकते सड़े गले जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को अवशेष पर बैठकर बोल सकते वहाँ से भोजन को क्या करेगा? संश्लेषित करेगा, अवशोषित करेगा। यानी कि ये सब चूसने वाला, यानी किसी पदार्थ को क्या करेगा? चूसेगा। सड़ गल गया तो वहाँ पे ये लग जाता है, प्रोटोजोआ ये सब, बैक्टीरिया सब बोल सकते हैं कीटाणु वगैरह, और वहाँ से बोल सकते भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, चूसता है। तो ये चूसने का, इनका अवशोषण करने का कार्य करता है। तो ये सब बोल सकते हैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और भी सूक्ष्म जीव है, उसको आप मृतजीवी बोल सकते हैं। क्या बोलेगा? मृतजीवी। यानी कि अगला जो डिफिनेशन आपका है मृतजीवी, मृतजीवी। ओके, तो मृतजीवी जीव, जरा समझिएगा दोनों में क्या अंतर है। मृतजीवी जीव, अभी हम लोग पढ़े मृतजीवी पोषण, यानी कि जिस प्रक्रिया मृतजीवी जीव अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। लेकिन वह जीव जो सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन को क्या कर रहा है? संश्लेषित कर रहा, प्राप्त कर रहा, उसे हम लोग परजीवी जीव कहते हैं। जैसे कि पूरा एग्जाम्पल कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अन्य सूक्ष्म जितना भी बोल सकते जीव है उसे हम लोग परजीवी जीव कह सकते हैं, क्योंकि वो सड़े गले जीव जंतुओं से अपने भोजन को क्या कर रहा है? संश्लेषित कर रहा है, यानी कि प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, हाँ इसी के बारे में थोड़ा सा, हाँ तो ये क्या करता है? हम सैप्रोफाइटिक का थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए। सैप्रोफाइटिक का अर्थ, इसका अर्थ होता है, लिखेगा अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण मतलब किसी पदार्थ में लगकर उस भोजन को क्या करना? ग्रहण करना, यानी कि चूसने का कार्य करना। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ लेते हैं। इसका तीसरा जो आपका प्रकार है प्राणी संपोषण। ओके, प्राणी संपोषण, इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं होलोजोइक। क्या बोलेगा? होलोजोइक। यहां पे लिख देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन, ये हो गया इसके बारे में। थोड़ा सा तिरछा लिखा जा रहा है। ओके, यहां पे देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, अब यहां पे देखना सीधा आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिफिनेशन सबसे पहले जानते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं दोस्तों, वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, इसमें आप इस प्रकार बोल सकते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अब देखिए, अब आपका डिफिनेशन क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण आप उसे बोल सकते हैं वैसा पोषण जिसमें जीव
ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन को ग्रहण करता है उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए, वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो ठोस के रूप में कौन ग्रहण करता, मनुष्य को लिख सकते हैं, मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य हो गया जो ठोस के रूप में ग्रहण करेगा। नेक्स्ट आपका है मेढक, ये भी ठोस के रूप में करता है, सीधे बोल सकते हैं जीव जंतु को अपने जीभ से खींच कर क्या करता है, खा लेता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अमीबा, ये तरल के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में बोलें, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। ये रहा इसकी परिभाषा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये होगी इसके बारे में। अब यहाँ पे होलोजोइक जो है, होलोजोइक के बारे में बात करते हैं। तो होलोजोइक दो वर्डों से मिलकर बना है। होलोजोइक जो है दो शब्दों से, तो लिखेंगे यहाँ पे होलोजोइक, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, तो ये दो शब्द है क्या, तो यहाँ पे पहला जो आपका है, पहला जो है यहाँ पे होलो, क्या है, हो लो। दूसरा जो आपका है जोइक, अब यहां पे समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, यहां पे अर्थ है, होलो को अर्थ होता है पूर्ण, क्या होता है, पूर्ण, या इसी को पूरा बोल सकते हैं, पूरा, ठीक है। तो पूरा बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे, पूर्ण बोलेंगे या पूरा बोल सकते हैं। और जोई का अर्थ होता है जंतु जैसा, जंतु जैसा, ओके, यानी कि जंतु को जैसा पूर्ण रूप से भोजन ग्रहण करेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक बोलेंगे। इसी को क्या बोला था, प्राणी संपोषण। तो ये इसके अर्थ के बारे में, ये अर्थ हो गया, ये बोल सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 है आपका इस चैप्टर का, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।